हेलो गाइस, आई एम आर्किटेक्ट शदाब अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आर्किटेक्चर ओपिनियन प्रेजेंटेड बाय पॉप आर्क डिजाइंस। आज की इस वीडियो में क्या बात करेंगे? आज की इस वीडियो में बात करेंगे आर्किटेक्चर हैंड लेटरिंग को लेके। क्या है आर्किटेक्चर हैंड राइटिंग? देखिए, मैं प्रैक्टिस की बात कर रहा हूँ आज की इस वीडियो में। अगर आपने इससे पहले मेरी वीडियो नहीं देखी है आर्किटेक्चर हैंड राइटिंग की इंपॉर्टेंस को लेकर, मेरे को क्या बेनिफिट हुआ था उसको लेकर, और साथ ही साथ मैं कैसे लिखता हूँ उसको लेकर, तो आप प्लीज़ उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। वो आपको आई बटन में मिल जाएगा, तो प्लीज़ उसको पहले जाकर देख लीजिए। उसके बाद आप इस वीडियो को देख सकते हैं कि कैसे प्रैक्टिस करते हैं। तो इसमें हम बात करते हैं हाउ टू मेक आर्किटेक्चर हैंड राइटिंग। देखिए गाइस, इसमें जो है सिंपल 4 स्टेप्स हैं जो कि हमें फॉलो करने हैं और आप ऑटोमेटिकली सीख जाएंगे। तो सबसे पहले इन 4 स्टेप को समझ लेते हैं, उसके बाद करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, उसके बाद मैं आपको करके बताऊंगा कि किस तरीके से लिखते हैं, किस तरीके से इन स्टेप्स को जो है वो फॉलो करना है। सबसे पहले स्टेप की बात करते हैं, वो है गाइडलाइंस। कभी भी कोशिश कीजिए कि जब भी आप एज ए बिगिनर काम कर रहे हैं या इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं करने की, तो हमेशा गाइडलाइंस जरूर बनाइए। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने लिख रखा है हाउ टू मेक आर्किटेक्चर हैंड राइटिंग। देखिए, यहाँ पे क्लियरली आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे मैंने कोई गाइडलाइंस नहीं बनाई है, लेकिन अब मेरे को प्रैक्टिस हो चुकी है, इसलिए मुझे अब ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो मैं डायरेक्टली सीधा जो है वो स्ट्रेट लाइन में लिख सकता हूँ। ठीक है, विदाउट किसी के कोई बड़ा कोई छोटा कुछ भी ऐसा लेटर आपको नहीं दिखेगा। ठीक है, अब स्टेप 1 जो है हमने गाइडलाइंस फॉलो कर लिया। अभी मैं करके बताऊंगा किस तरीके से करना है। ठीक है, अभी सबसे पहले तो समझ लेते हैं बेसिक। स्टेप 2 देखते हैं। स्टेप 2 है ओवरलैप स्ट्रोक। ओवरलैप स्ट्रोक स्लाइटली। ठीक है, स्लाइटली में क्या है कि जो स्ट्रोक होते हैं ना आपके, उसको हमेशा ना थोड़ा सा ओवरलैप करना होता है। जैसे मान लीजिए कि आप जी लिख रहे हैं, तो थोड़ा सा आपस में ना थोड़ा क्रिस क्रॉस कीजिए। वो मैं आपको बताऊंगा कि स्ट्रोक क्या होता है, किस तरीके से आपको फॉलो करना है। बस एक बार सिंपली इस स्टेप को समझ लेते हैं। स्टेप 3 आपका कर्व, बैलून शेप। मतलब जितने भी आप कर्व बनाते हैं, जैसे कि मान लीजिए एस बना हुआ है, ये कर्व में ये सी लिखा हुआ दिख रहा है, ओवरलैप में ये ओ लिखा हुआ दिख रहा है आपको। ठीक है, तो ये ना कंप्लीटली कर्व नहीं है। ठीक है, जैसे ओ तो ये पूरा जीरो ही दिख रहा है। ठीक है, ये सी जो एकदम स्ट्रेट है। तो कभी भी कर्व में कोई कंजूसी नहीं करना है अपने को, पूरा कंप्लीट कर्व बनाना होता है। ठीक है, तो वो भी समझेंगे कैसे करेंगे, कैसे नहीं करना है, वो सारी चीज़ें इनको फॉलो करने की कोशिश करेंगे इन स्टेप्स को। स्टेप 4 की बात करते हैं। स्टेप 4 है आपका अल्फ़ाबेट अपवर्ड डायरेक्शन में। हमेशा कोशिश कीजिए कि जब भी आप मतलब कोई भी चीज़ लिख रहे हैं, सेंटेंस में लिख रहे हैं, तो उसको ना थोड़ा सा अपवर्ड डायरेक्शन में रखिए, मतलब थोड़ा सा टिल्ट रखिए ऊपर के साइड। ठीक है, अगर आर्किटेक्चर हैंड राइटिंग में लिख रहे हैं। बाकी मैं जिस तरीके से फॉलो करता हूँ या मैं जिस तरीके से करता हूँ, वो मैं आपको मेरी पहले की वीडियो में बता चुका हूँ। आप जाकर उसको चेकआउट कर सकते हैं कि मैं एक्जैक्टली मैं कैसे लिखता हूँ। तो ये है जिसे हमें फॉलो करना है। इस तरीके से हमें कुछ लिखना होता है, जैसे कि गाइडलाइंस बनानी है। अपवर्ड डायरेक्शन क्या होता है, बैलून शेप क्या होता है। ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में कैसा लगेगा जो आपका अल्फ़ाबेट है। ठीक है, और बैलून शेप किसे बोलते हैं, ये सारी चीज़ें हम जो है वो कंप्लीटली समझेंगे। तो इसका सबसे पहले कंप्लीट देख लेते हैं कि किस तरीके से करना है। देखिए, यहाँ पर मैं आपको गाइडलाइंस बना के दिखा रहा हूँ। ये जो है मैंने ट्रायंगुलर स्केल ले रखा है। ट्रायंगुलर स्केल से देखिए 1 सेंटीमीटर का आपको लेना है। 1 सेंटीमीटर आप समझिए जो आपकी कॉपी में भी पहले से बना हुआ आता है ना, वो 1 सेंटीमीटर का ही होता है। 1 सेंटीमीटर बोलिए या 10 mm। अगर mm में बात करेंगे तो 10 mm का होता है, सेंटीमीटर में तो 1 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो ये हो गया गाइडलाइन। तो सबसे पहले हमें क्या है, एक गाइडलाइन बनानी है किसी भी चीज़ को लिखने के लिए। ठीक है, प्रैक्टिस करने के लिए। तो एज ए बिगिनर आपको हमेशा गाइडलाइंस बनानी पड़ेगी। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, इसको हाफ में डिवाइड कर लेना है, मतलब 5-5 mm में आपको डिवाइड कर लेना है, एकदम इक्वली। ठीक है, इक्वली करने से क्या होगा, फिर आपको लिखने में ज़्यादा इजी पड़ेगा इनिशियली, शुरुआत में। ठीक है, तो मैं किस तरीके से करता हूँ वो मैं आपको बताता हूँ। फिर एक परफेक्ट वन भी देखेंगे जो एकदम परफेक्ट होगा, मतलब उसमें कोई गलती नहीं होगी। ठीक है, उसको भी समझेंगे। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पे आपको सबसे पहले लिखना है, आपको मैंने ए लिखा, तो ये है स्ट्रोक जो मैंने ओवरलैप किया, जो मैंने जो हॉरिजॉन्टल लाइन जो खींची ना, उसे बोलते हैं स्ट्रोक। अब मैं इसको अपवर्ड डायरेक्शन में लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, मतलब थोड़ा टिल्ट लिखना होता है, जो कि मैंने आपको बताया था स्टेप 2 में कि आपको स्ट्रोक जो है वो हमेशा एक तो स्ट्रोक बनाना होता है, उसको थोड़ा सा स्लाइटली लिखना होता है। ठीक है, और ये है कुछ इस तरीके से जो मैंने ए बनाया है। यहाँ पे मेरे को मेरी फैकल्टी ने बताया था ए इस तरीके से बनाने के लिए, और मैंने उसको इस तरीके से प्रैक्टिस किया था। ठीक है, मतलब उसको ए का जो नीचे का हॉरिजॉन्टल है वो लेफ्ट की जगह राइट कर दिया था। तो आपको अपने इंप्लीमेंटेशन आप अपने खुद के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, वो आपके अकॉर्डिंग है कि आपको कैसे पसंद आ रहा है। ठीक है, बट जो परफेक्ट वे में मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए ये अपवर्ड डायरेक्शन, तो सबसे बेटर कौन सा निकल के आया है, ये वाला जो थोड़ा सा अपवर्ड डायरेक्शन में रहेगा ना वो। अगर आप चाहें मेरी तरह हैंड राइटिंग लिख रहे हैं तो आप उसको भी अपवर्ड डायरेक्शन लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर ओ, ये पूरा जीरो ही लग रहा है, लेकिन कंप्लीट ओ जो है वो ये है। ठीक है, ये सी हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में, ये जी अपवर्ड डायरेक्शन में। अगर आप सीधा लिखेंगे तो सीधा जो है वो इस तरीके से लिखेगा, और अपवर्ड डायरेक्शन में लिखेंगे कंप्लीट जी बना के, एकदम कर्व बैलून शेप स्ट्रक्चर में बना के। ठीक है, तो वहाँ पे, और उसके बाद साथ में इसको अपवर्ड डायरेक्शन में स्ट्रोक को जो है ना थोड़ा स्लाइटली ऊपर के साइड रखना है। ठीक है, तो अल्फ़ाबेट को हमेशा स्लाइटली लिखना होता है अपर साइड में। डाउन साइड में लिखने का भी मैं आपको बताता हूँ उसका क्या नुकसान है। देखिए, अब यहाँ पर मैं दोबारा एक बार बनाने की कोशिश करूँगा, तो आपको लिख देता हूँ बैलून शेप। अब बनाते हैं एक और गाइडलाइन, उसके बाद देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें जो हैं वो हमें फॉलो करने हैं। ठीक है, इस ऊपर के उसमें जो है अब तक हमने लगभग सारे ही पॉइंट्स कवर कर लिए, लेकिन और प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं। और जो पॉइंट्स होते हैं, जो कुछ रह गए हैं, कुछ अल्फ़ाबेट्स हैं जिनको देखना है, वो भी देखते हैं साथ ही साथ।
देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने आपको इक्वली डिवाइड नहीं किया है, ठीक है। अगर ये 1 सेंटीमीटर का है तो ये 5 mm और ये 5 mm नहीं है। इस वाले केस में मैंने क्या किया है, ये मैं मेरी तरीके से हैंड राइटिंग लिखना बता रहा हूँ आपको, ठीक है, कि मैं किस तरीके से फॉलो करता हूँ। मैंने क्या किया है, ऊपर वाली जो है लाइन उसको 4 mm लिया है और नीचे वाली को 6 mm, ठीक है। तो 6 + 4 10 mm हो गया, मतलब 1 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। तो उस 1 सेंटीमीटर को मैंने हल्का सा ऊपर वाला जो है ना वो हाफ से हल्का सा ऊपर लिया है, ठीक है। तो इससे क्या है, राइटिंग थोड़ी सी अच्छी निकल के आती है, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि हमेशा ये लूँ। देखिए मैंने बी जो है किस तरीके से लिखा है इसमें, ठीक है। अब अगर मैं इक्वली लगता तो बी लिखने में थोड़ा सा जो है एकदम बराबर बराबर लगता था, वो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा ऊपर के साइड लिया है, ठीक है। और हमेशा जो बी को है, देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लियरली कि जो बी अगर मैं सीधा लिखता हूँ तो क्या डिफरेंस आएगा और अपवर्ड डायरेक्शन में लिखता हूँ तो क्या डिफरेंस आएगा, ठीक है। अब एक परफेक्ट वन बनाते हैं विद कर्व के साथ। देखिए अब ये मैंने डाउनवर्ड डायरेक्शन में लिखा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना टायर्ड लग रहा है। तो आपके अल्फ़ाबेट जो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में होंगे ना, वो हमेशा टायर्ड लगेंगे बहुत ज़्यादा, मतलब कि ऐसे मरे हुए से लगेंगे, ठीक है। तो वो कभी भी अवॉइड कीजिए। अब देखिए ये सबसे मैंने परफेक्ट वन बनाया, जिसमें कि अपवर्ड डायरेक्शन में भी है, बैलून शेप स्ट्रक्चर भी है, मतलब एकदम कर्व को जो है एकदम बैलून शेप में बनाया है। तो उस तरीके से ही आपको प्ले करना है, अपने मतलब प्रैक्टिस करनी है। अब देखिए ई जो है मेरी फैकल्टी ने मुझे कुछ इस तरीके से बताया था, लेकिन मैंने इसको इसलिए मैंने इसको ऊपर का 4 mm लिया था, ताकि जो ई है ना वो इक्वल ना रहे। यहाँ पर आप देख सकते हैं इक्वल है, मतलब 5 mm ये है, 5 mm ये है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैंने हल्का सा ऊपर इसलिए कर रखा है ताकि वो देखने में एस्थेटिकली जो है वो अच्छा लुक आता है। उसके बाद जी को देखिए मैंने थोड़ा सा कर्व लुक बनाया है। ये मेरा टी हो गया, ये मेरा आई हो गया, ठीक है। या आप अपने तरीके से कर सकते हैं। देखिए ओ देखिए परफेक्ट है, एकदम गोल कर्व, ठीक है, एकदम बैलून शेप। तो इस तरीके से ही कोशिश करनी है आपको करने की, प्रैक्टिस करने की। देखिए यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ बैलून शेप। उसके बाद ये बी मैंने आपको बता ही दिया बी किस तरीके से बनाते हैं। यहाँ पे आपको स्ट्रोक निकालना है। देखिए इस पहले वाले बी में क्या था, यहाँ पे मैंने स्ट्रोक नहीं निकाल रखा था, अपवर्ड डायरेक्शन में तो है लेकिन स्ट्रोक नहीं। अब देखिए यहाँ पे हल्का सा स्लाइटली बाहर निकालना होता है, ठीक है। कोशिश कीजिए कि आप हर तरफ से ना स्लाइटली ओवरलैप करें, मतलब थोड़ा सा ना स्ट्रोक जो है वो बाहर की तरफ निकले, वो जो लाइन्स है। तो हमेशा आपको इस वे में कोशिश करनी है करने की, ठीक है, कि सारे ही स्टेप्स को फॉलो करना है। गाइडलाइंस बनाना है आपको, स्ट्रोक को थोड़ा सा बाहर निकालना है। थर्ड वन इज़ कि उसको अपवर्ड डायरेक्शन में रखना है अपने अल्फ़ाबेट्स को। और फोर्थ वन जो है वो आपका कर्व को थोड़ा बैलून शेप में बनाना है। तो ये 4 स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। अब बात करते हैं स्मॉल अल्फ़ाबेट्स की, ठीक है। स्मॉल अल्फ़ाबेट्स की कैसे प्रैक्टिस करनी है, उसमें गाइस आपको एकदम हाफ ही इक्वली डिवाइड करना होगा। इक्वली इसलिए ताकि प्रोपोर्शनेट अच्छा निकल के आए, मतलब अगर हम कैपिटल लिख रहे हैं और अगर स्मॉल लिख रहे हैं तो उसमें ना एकदम हाफ का डिफरेंस रहना चाहिए। जैसे मान लीजिए ये देखिए ए लिखा मैंने बी, अब देखिए बी कितना जो है सिंपल लग रहा है यहाँ पर, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैंने वो अभी स्टेप फॉलो नहीं किया। जैसे कि यहाँ पे ये तो फॉलो कर रखा है मैंने कि एकदम कर्व बनाया है, ठीक है, लेकिन अपवर्ड डायरेक्शन में नहीं बनाया मैंने अल्फ़ाबेट्स को। देखिए यहाँ पर देखिए स्ट्रोक को भी थोड़ा बाहर निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। सी देखिए, डी देखिए स्ट्रोक बाहर निकला है डी में, ई देखिए एफ, हर चीज़ थोड़ा सा टिल्ट वे में, अपवर्ड टिल्ट वे में डायरेक्शन में जा रहा है। तो आपको बार बार यही कोशिश करनी है कि हमेशा ऊपर के साइड डायरेक्शन में हो आपके अल्फ़ाबेट्स, ताकि वो थोड़ा सा जिंदा लगे, है ना, देखने में। वो चीज़ हो गई। और बाकी इन्हीं तरीके से आपको जो है वो फॉलो करना है। देखिए अगर मैं ए, अगर कैपिटल मेरा इस तरीके से है और ए जो है अगर हाफ लाइन से ऊपर जाएगा तो वो प्रोपोर्शनेट नहीं लगता, देखने में जो है वो उतना एस्थेटिकली अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए हाफ ही रखिए, ठीक है। तो आपको प्रैक्टिस करनी है तो हमेशा कोशिश कीजिए कि 5-5 mm में कीजिए। उसके बाद आप अपने अकॉर्डिंग जो है वो चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर 4 mm और उसके बाद 6 mm का जो है वो गैप ले रखा है दोनों के बीच में, ठीक है, 1 सेंटीमीटर के बीच में। अब देखिए मैंने डन लिखा, तो डन में कंप्लीट ये गैप कभी नहीं आना चाहिए। हमेशा ये हल्का सा या तो ओवरलैप हो या कंप्लीटली आपस में मिले, ठीक है। तो ये चीज़ आपको हमेशा नोटिस मतलब ध्यान रखनी है इन सब चीज़ों को। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अब अगर बात करें परफेक्ट वन की, ठीक है, मतलब आपको और चीज़ें देखनी है तो आप इसको एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है। ये क्या है, ये बुक में सिखाया जाता है। अगर आप 101 थिंग्स विच आई हैव लर्नड इन आर्किटेक्चर, अगर आप उस बुक को देखेंगे तो उसमें ये सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं कि किस तरीके से करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्होंने गाइडलाइंस बना रखी है। अच्छा मैंने क्या किया था, ऊपर 4 mm का लिया था जो मैं लिखता हूँ, ऊपर 4 mm और नीचे 6 mm का गैप। और इनमें अगर आप लास्ट वाले में देखेंगे तो इन्होंने उल्टा कर रखा है, इन्होंने नीचे 4 mm का गैप ले रखा है। देखिए नीचे 4 mm का या 3 mm का गैप ले रखा है और ऊपर कम से कम 7 mm का। तो आप अपने अकॉर्डिंग भी जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग भी चेंजेस कर सकते हैं। वो आपके ऊपर है कि आपको कैसे अच्छा लग रहा है। देखिए यहाँ पर देख रहे हैं ए बी सी, ये सारे क्या है स्लाइटली अपवर्ड डायरेक्शन में है और सब में स्ट्रोक्स निकले हुए हैं थोड़े थोड़े, ठीक है। और ये है एग्जैक्टली सीधा। तो मैं जनरली ए इस तरीके से ही लिखना पसंद करता हूँ, लेकिन थोड़ा सा 4 mm और 6 mm के गैप के साथ। जो लास्ट में इसमें लिखा हुआ है वो किस तरीके से लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है नीचे है 4 mm का गैप और ऊपर 6 mm का गैप है। तो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, इस तरीके से ही प्रैक्टिस करनी होती है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी और एक अच्छा खासा रेफरेंस मिला होगा प्रैक्टिस करने के लिए एज ए बिगिनर एक आर्किटेक्चर हैंड राइटिंग को। तो कोशिश कीजिए अपनी हैंड राइटिंग को सुधारने की और कोशिश कीजिए कि जितना अच्छा लिख सकें, और एक आर्किटेक्ट को एक हैंड राइटिंग के थ्रू भी जो है एक लोग जो है वो पहचानें, जब भी कहीं देखें एक डिफरेंट डायरेक्शन, मतलब एक डिफरेंट हैंड राइटिंग देखें तो वो समझ जाए
कि ये आर्किटेक्ट ही होगा। तो आई होप कि आपको जो वीडियो अच्छी लगी होगी, काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। एंड गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू।